हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। दोस्तों, हम यहाँ पर 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहे थे, जिसमें आपसे डेट एक्सटेंड होने की वजह से थोड़ा सा व्यवधान है वो आ गया था। अब जो नीट जेआरएफ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो हमारी 3000 प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ हुई है, उसे हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। आपसे लगभग जितनी भी यूनिट थी, पूरी यूनिटों से हमने 2 से 3 वीडियो हमने उसमें बनाए हैं और उसमें लगभग हमने पूरा सिलेबस है वो पूरा कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम है जो इसमें पार्ट है वो 34 है, 33 है, वो हमारा आज रहने वाला है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हमने बहुत सारी यूनिट से बेसिकली प्रादेशिक जो है, यानी कौन सी जगह पर क्या मिलता है, कौन सी जगह है वो किस लिए महत्वपूर्ण है, उनमें जो क्वेश्चन की रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड रहती है, यानी किसी भी चीज़ को वो पूछ सकता है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हमने इसमें ज़्यादा शामिल किया है। तो आने वाले 5-7 वीडियो उसी पर रहेंगे। साथ ही साथ जो हमने पिछले वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, सारी यूनिट हमने कवर की है। तो उसमें जो भी आपको डाउट है, उन डाउट्स को भी हम यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। तो दोस्तों, आपको जो भी डाउट हो वो हमारे कमेंट में डाल देना। पिछले वीडियो से भी और इस वीडियो से भी, जो भी वीडियो आप देखते उसमें जहां पर भी आपको डाउट लगे तो आप डाउट इसमें डाल देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हमारा ये सेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के निर्धारण में नहीं किया जाता है, यानी कौन सी चीज है ऐसी, 4 ऑप्शन आपके पास है जिसका प्रयोग हम पृथ्वी का आयु निर्धारण में नहीं करते हैं। जैसे समुद्री लवणता है, सूर्य की ज्वारीय शक्ति है, अवसादीकरण है, या चंद्रमा की ज्वारीय बल है या ज्वारीय शक्ति है। कौन सी चीज है जिसका प्रयोग हमें पृथ्वी की आयु निर्धारण में नहीं करते हैं। तो पृथ्वी से आयु निर्धारण में हम जो प्रयोग नहीं करते हैं वो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। यानी सूर्य का जो ज्वारीय बल है उसका प्रयोग हम पृथ्वी की आयु निर्धारण में नहीं करते। समुद्री लवणता का प्रयोग हम करते हैं आयु निर्धारण में, ठीक है। अवसादीकरण यानी तलछट जैसे जैसे जमा होते जाते हैं, अवसादी चट्टानें बनती है ना, अपरदन से अपरदन होगा, फिर उनका निक्षेपण होगा, और निक्षेपण जहां पर होता है वहां पर अवसादी चट्टानें हमें मिलती है। तो उसके द्वारा हम करते हैं। और इसी में आपको जीवाश्म भी मिलते हैं, ठीक है, जीवाश्म भी आपको यहीं पर मिलते हैं। और चंद्रमा का ज्वारीय बल, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा का ज्वारीय बल पृथ्वी के घूर्णन पर क्या डालता है? दबाव डालता है, जिससे पृथ्वी का जो दिन रात है उसमें भी फर्क आता है। तो ऐसा माना जाता है बहुत समय पहले, जैसे 24 घंटे से ज्यादा का दिन या समय वो 24 घंटे से कम का था, फिर ज्वारीय बल की वजह से वो धीमा हो गया घूर्णन, इसलिए आज हमारा जो एक दिन है वो 24 घंटे का लगभग होता है। तो ये भी इसमें प्रभाव तो डालता ही है चंद्रमा का ज्वारीय बल। उसके अलावा आपके है रेडियो एक्टिव तत्वों की जो आयु है उससे द्वारा भी हम पृथ्वी की आयु की गणना करते हैं, ठीक है। जैसे यूरेनियम हो गया या और कुछ तत्व है, उनके द्वारा हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो सही आंसर आपका रह जाएगा वो कौन सा रह जाएगा? बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन प्लेट विवर्तन सिद्धांत का आधार नहीं है? कौन सा सिद्धांत? प्लेट विवर्तन सिद्धांत सबने पढ़ा है, इस स्टेज पर आकर तो सभी ने पढ़ा है। और जो बिल्कुल अर्ली स्टेज में अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो अर्ली स्टेज में तैयारी कर रहे हैं कि मुझे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जिनकी तैयारी प्रिपरेशन बढ़िया है, जो पहले से हमारे से जुड़े हुए हैं,
उन बच्चों को ये क्वेश्चन जरूर से अटेम्प्ट करना चाहिए। प्लेट विवर्तन वाला पूरा जो सिद्धांत है वो मोहन सर ने वैसे भी करवाया हुआ है वीडियो में। तो चलिए बताइए इसमें कौन सा होगा, महाद्वीपीय विस्थापन, सागर नित्तल प्रसरण या पूरा चुंबकत्व। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, ए, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। यानी यह सिद्धांत है प्लेट विवर्तन का आधार नहीं है। महाद्वीपीय विस्थापन किसने दिया, वेगनर ने, ठीक है। सागर नित्तल प्रसरण हेरी हैस ने, ठीक है। ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है और ये आते भी है। महाद्वीपों का विस्थापन, सागर का तल कैसे फैल रहा है और पूरा चुंबकत्व क्या होता है, यानी पृथ्वी में जो लावा बाहर आ रहा है, जो नया लावा बाहर आ रहा है, उसका जो मैग्नेटिक मतलब ध्रुव है उससे संबंध रहता है। लोहे के कण है, अब लोहे के कण है चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। तो नए नए वो, जैसे अभी पृथ्वी का अक्ष कितना है 23.5 डिग्री, तो वो इस हिसाब से झुके हुए हैं। अगर पुराने समय में जैसे पहले है वो 15.5 डिग्री था, तो उन जो चट्टानों में लोहे कण है वो 15 डिग्री के हिसाब से जमे हुए हैं। तो इस हिसाब से हम है पूरा चुंबकत्व में अध्ययन करते हैं। ये ब्रीफ में था, यानी जो पृथ्वी का अक्षीय जो चुंबकत्व है वो चेंज होता है अक्षांश देशांतर, मतलब अक्षांश देशांतर चेंज नहीं होते, ध्रुवों पर जो है वो चेंज होता रहता है। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है वो पृथ्वी का चेंज होता रहता है। तो उसी हिसाब से है जो पृथ्वी से चट्टानें निकलती है, लावा बाहर निकलता है, वो जिस समय जितने डिग्री पर होता है उसी समय वो उतने डिग्री पर ठंडा होकर उसी स्थान पर सेट हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहा है। क्यों? क्योंकि हमें वो पूरा चुंबकत्व से साक्ष्य भी मिलते हैं और ये भी क्या है, प्लेट विवर्तन सिद्धांत का आधार रहा है। फिर आपको बताना है कोपेन के विश्व जलवायु के वर्गीकरण के आधार पर सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं कोपेन से संबंधित। या तो आपको सीधा सीधा पूछ लेता है कि एफ जलवायु से तात्पर्य है, या फिर आपसे मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर ये पूछ लेगा कि विश्वतरीय जलवायु से वो सांकेतिक रूप में कोपेन द्वारा दर्शाया गया है, तो वो संकेत आपको दे देगा। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहते हैं और आपको आने भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों सोल्व करने का प्रयास कीजिए। इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा, एफ यानी भूमध्य रेखीय जलवायु, AW यानी सवाना जलवायु, CF यानी भूमध्य पश्चिमी यूरोपीय जलवायु और CS यानी भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा बन रहा है, A में 3, B में 4, C में 1। तो आपका सही आंसर कौन सा रह रहा है, C आंसर आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे। फिर आ जाता है आपके स्थानीय पवनें और देश, यानी कौन सी पवन है वो कौन से देश में बहती है, इनसे भी एक क्वेश्चन आपसे आता ही आता है, रहता है। तो चलिए दोस्तों सोल्व करने का हम प्रयास करते हैं। तो चिनूक वहां पर बहेगी USA में। ठीक है, चिनूक हिमवर्षक पवन जो रोकी पर्वत के पूर्वी ढलान है उससे बहती है और हिम को पिघला देती है USA और कनाडा वाले क्षेत्रों में। तो उससे क्या होता है, गेहूं की फसल अच्छी होती है। फिर नॉर्वेस्टर कहाँ पे होती है, न्यूजीलैंड में। ठीक है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। मिस्ट्रल कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। और फोन का वो मिस्ट्रल है स्पेन में और फोन है स्विट्जरलैंड में। तो इस तरह से हमारा है ये आपके पवने हो गई। तो इसमें मैच करते हैं, ए में चिनूक में 3, बी में 1, ए में 3, बी में 1। तो आपका जो सही आंसर है वो ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का स्वयपोषी है, स्वयपोषी यानी खुद से पोषण प्राप्त करता है, ऐसा कौन सा है, ये आपको बताना है।
जंतु, मानव, सूक्ष्मजीव या पौधा? तो ये सिंपल आंसर है, स्वपोषी कौन है? प्राथमिक उत्पादक जिसे बोलते हैं वही स्वपोषी होता है, और वो कौन सा है? पौधा, वनस्पति, जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन तैयार करते हैं, और उसमें जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण वाली प्रक्रिया के नाम से हम उसे जानते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन पार्थिव बायोम जीवमंडल तंत्र का भाग नहीं है? नहीं है आपको ध्यान में रखना है। पादप, जंतु, शैल या मृदा तंत्र, कौन सा बायोम है वो आपका पार्थिव बायोम जीवमंडल तंत्र का भाग नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। 6 नंबर के क्वेश्चन में बताना है दोस्तों। इसमें कौन सा हो जाएगा? शैल और मृदा दोनों ही आ गए। शैवाल कर लो, शैवाल तंत्र। ऐसी स्थिति में कौन सा हो जाएगा? डी आंसर इसमें हो जाएगा। डी आंसर इसमें सही आंसर रहने वाला है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। चीन एवं भारत के बाद विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा है? चीन और भारत के बाद विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है वो कौन सा है? यानी तीसरे नंबर वाली जनसंख्या वाले देश के बारे में इसमें ये पूछा गया है। तो कौन सा है? यूएसए। यूएसए है वो तीसरे नंबर पर आता है विश्व में जनसंख्या के मामले में। यूएसए तीसरे नंबर पर आता है। देखो, पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पे कौन सा आ गया? यूएसए। फिर आपसे आ जाता है इंडोनेशिया, ब्राजील। इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और फिर आपका बांग्लादेश। इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और कौन सा आ जाएगा? बांग्लादेश। तो इसे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो हम इसे ऐसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले चीन, हालांकि आपको याद होगा। फिर आ जाएगा दूसरे पे भारत, तीसरे पे कौन सा आ जाएगा? यूएसए, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवे पे कौन सा देश है? ब्राजील, छठे पे कौन सा आ जाएगा? सॉरी, पाकिस्तान, और नेक्स्ट सातवें पे कौन सा आ जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश। तो इस तरह से हम इन्हें क्रम से जचा सकते हैं। 5 तक इनसे पूछने की संभावना है वो पूरी रहती है। या फिर ये पूछ लेगा साउथ एशिया वाले जो देश है, साउथ एशिया में जैसे भारत आ गया, बांग्लादेश आ गया, पाकिस्तान आ गया, या फिर उसने पूछ लिया एशिया वाले देश, तो उसमें आपके इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन पूछ लिया, भारत आ गया। तो इस तरह से वो कुछ भी आसियान सार्क संगठन वाले देश, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो उसमें आपको ध्यान में रखना है, लगभग इसी के हिसाब से आपको वो अरेंज कर देने। ठीक है। निम्न में से कौन भिन्न प्रकार के खनिज का उत्पादन करता है, ये आपको बताना है। डॉनबास है, पिद्वोइरोक है, कारागंडा है या कुजबास है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। देखो, डॉनबास वहां पे है यूक्रेन में, पिद्वोइरोक वहां पे है, ये भी यूक्रेन में है। कारागंडा ये वहां पे है, कजाकिस्तान में है। और आपका कुजबास वहां पर है, कुजबास है आपका रूस में। अब बताओ, अब कौन सा है वो अलग प्रकार का खनिज बनाता है या देता है, उत्पादित करता है? तो देखो, डॉनबास है, कारागंडा है और कुजबास है, ये तीनों है वो कोयला उत्पादित करते हैं। जबकि आपका जो पिद्वोइरोक है ये क्या बनाता है? लौह अयस्क। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हैं। महत्वपूर्ण स्थान रहते हैं ये, हमेशा एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। तो इन्हें आप नोट कर लो, याद कर लो। नेक्स्ट पे चलते हैं।
यूरेनियम नगर स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, रूस में या दक्षिण अफ्रीका में? कहाँ पर है वो यूरेनियम नगर आपका पड़ेगा, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, यूरेनियम नगर है वो कहाँ पर पड़ने वाला है? तो वो पड़ता है कनाडा में। कनाडा में एक झील है, कौन सी? अथाबास्का झील, वहां पर आपका ये है नगर पड़ता है। कौन सी झील है? अथाबास्का झील है, वहां के पास में यूरेनियम नगर आपका स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे, पनामा नहर पनामा की खाड़ी को जोड़ती है। कौन सी खाड़ी से यह जोड़ती है? कंपेचे की खाड़ी से, डेरियन की खाड़ी से, होंडुरास की खाड़ी से या टेहुआंटेपेस की खाड़ी से? कौन सी खाड़ी है जिससे यह जोड़ती है? पनामा नहर है वो जोड़ती है, ये आपको बताना है कौन सी खाड़ी से यह जोड़ती है। तो इसमें सही आंसर कौन सा रह जाएगा? डेरियन की खाड़ी से यह जोड़ती है। विश्व में कागज और गत्ता का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? विश्व में कागज और गत्ते बनाने में सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा देश है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है कनाडा, चीन, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अब आपको बताना है कौन सा देश है वो सबसे बड़ा इसमें माना जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कनाडा। ये आपका ए आंसर है, वो आपका सही आंसर है। सबसे बड़ा कौन सा है? कनाडा। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? दूसरे नंबर पर आ जाएगा यूएसए। कौन सा? यूएसए है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे पे कौन सा आ जाएगा? तीसरे पे आ जाएगा आपका चीन और चौथे पे जापान। यही इनका क्रम है, एक्चुअल में भी यही है। कनाडा, यूएसए, चीन और जापान कागज व गत्ता बनाने में सबसे ज्यादा इन्हीं का रोल रहता है। फिर आ जाएगा निम्न में से कौन दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश सर्वाधिक नगरीयकृत है? यानी वहां पर नगरीय जनसंख्या टोटल जनसंख्या में सबसे ज्यादा प्रतिशत के रूप में रहती है। यहाँ पे यह नहीं बताना कि टोटल कितनी जनसंख्या रहती है नगर में, यहाँ पे बताना है जो उस देश की टोटल जनसंख्या है उसमें से सबसे कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो नगर में रहती है, और प्रतिशत के हिसाब से जो ज्यादा है वही सबसे ज्यादा नगरीयकृत देश होगा। तो ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस या सिंगापुर कौन सा देश है जहां पर नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा मिलती है? तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा डी, सिंगापुर। और यहां पर लगभग हम जानते हैं लगभग 100% जनसंख्या है नगरों में ही निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किलिमंजारो ज्वालामुखी पाया जाता है, वहां पर पाया जाता है किलिमंजारो ज्वालामुखी। महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है, पूछा भी जाता है आपसे, किलिमंजारो ज्वालामुखी पाया जाता है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? केन्या में आपको किलिमंजारो ज्वालामुखी पाया जाता है। इटली में कौन सा है? इटली में माउंट वेसुवियस हो गया, एटना हो गया। तो ये ज्वालामुखी कहाँ पे है? एटना ज्वालामुखी इटली में हो गया, ठीक है। इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी है? क्राकाताओ। कौन सा ज्वालामुखी है? ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है। चलो फिर फिलीपींस में बता दो, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी है? तो वो हो जाएगा मेयान ज्वालामुखी आ जाएगा, ठीक है। और केन्या में कौन सा हो जाएगा? किलिमंजारो, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से पोर्ट ऑफ 5 सीज कहा जाता है, कौन सा ऐसा बंदरगाह है या ऐसा जगह है जिसे पोर्ट ऑफ 5 सीज कहा जाता है? 5 सागरों का बंदरगाह उसे कहा जाता है। केप टाउन है, हवाना है, मॉस्को है या व्लादिवोस्टोक है? तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी,
मॉस्को वो है वो सी ऑफ पोर्ट ऑफ 5 सीज कहा जाता है। अब इसमें काला सागर, कैस्पियन सागर, उजला सागर, बाल्टिक सागर, ये सारे सागर इसमें आ जाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वानवाचो एक प्रमुख नगर है, वहां पर है ये, उत्तरी चीन में है, पूर्वी चीन में है, दक्षिणी चीन में है या पश्चिमी चीन में है। तो ये सीधा सीधा आपको देखना है, दक्षिणी चीन में यह नगर है। क्वांगचो जो नगर है वो दक्षिणी चीन में स्थित है। फिर चलते हैं, इसमें आपको बताना है अटाकामा मरुस्थल है, मरुस्थल दिए हुए हैं और देश दिए हुए हैं। इसे आपको यहां पे चिली की जगह क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो सही आंसर बताना है दोस्तों, अटाकामा मरुस्थल है वो वहां पर है। अटाकामा मरुस्थल हमें पता है वहां पर है, चिली में। विप्सन मरुस्थल है वो कहां पर है, विप्सन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में है। नुब्रियन मरुस्थल है वो कहां पर है, नुब्रियन मरुस्थल है वो कहां पर है, सूडान में है। और आपका पेटागोनिया मरुस्थल है, पेटागोनिया मरुस्थल है वो कहां पर है, वो है आपका अर्जेंटीना में। तो आपका सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो मरुस्थल अच्छे से देख लेना, अटाकामा मरुस्थल चिली में आ जाएगा, विप्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा, नुब्रियन मरुस्थल सूडान में आ जाएगा और पेटागोनिया मरुस्थल है वो आपका अर्जेंटीना में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पे, ग्रैंड कैनियन निर्मित की गई है कहां पर, ये ग्रैंड कैनियन जो जलप्रपात है वो कहां पर है, ये आपको बताना है कहां पर ये है बना है, कौन सी जगह पर ये बना है ये बताना है। कोलोरेडो नदी पर, रियो ग्रांडे नदी पर, स्नेथ नदी पर या यूकोन नदी पर, वहां पे बना है कोलोरेडो नदी पर यह बना है, कोलोरेडो नदी पर, कोलोरेडो के पठार पर यह बना है। कहां पर बना है, यूएसए में यह कोलोरेडो नदी पर बना है। कैलिफोर्निया के पास वाला जो पठार है वही इसमें आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश में ईसाई धर्म सबसे प्रभावशाली है, कौन सा देश है जिसमें ईसाई धर्म सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहता है, ये आपको बताना है। इसमें कौन सा आ जाएगा, मलेशिया आएगा, फिलीपींस, सिंगापुर या थाईलैंड। तो इसमें आ जाएगा आपको आंसर कौन सा, फिलीपींस, फिलीपींस इसमें आपको आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, यह जापान का अग्रणी सूती वस्त्र केंद्र है। तो मैनचेस्टर लंदन में है, वो इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड का ऐसा शहर जहां पे सूती वस्त्र फिर वो राजधानी रहा है, पूरे विश्व में सबसे अग्रणी रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब देश की बात आती है, किसी विशेष क्षेत्र की बात आती है, तो उस विशेष क्षेत्र या देश में ऐसा क्षेत्र या ऐसा शहर जो सूती वस्त्र में अग्रणी होता है उसे हम वहां का मैनचेस्टर कह देते हैं। तो जापान की जब हम बात करते हैं तो जापान में जो ओसाका शहर है वो सूती वस्त्र उद्योग में उस जापान देश में सबसे बड़ा है, यानी सबसे फेमस है, वहां पे सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन होता है। तो उसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये बात सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो आंसर आपको कौन सा जाएगा, ए आंसर इसमें रह जाएगा। कौन सा आंसर रह जाएगा, ए आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी आपको बतानी है। सिंपल सिंपल क्या बताना है आपको, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, द हेग, रोटरडम या उट्रेख्ट। तो नीदरलैंड की राजधानी, सिर्फ यहाँ पे हमें नीदरलैंड की राजधानी बतानी है। कौन सी राज्य हो जाएगी, एम्स्टर्डम। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, ए आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। स्नेथ नदी प्रवाहित होती है, स्नेथ नदी वहां पे प्रवाहित होती है ब्राजील उच्च भूमि के बीच में, कोलंबिया पठार के बीच में,
मैक्सिको पठार या लॉरेंशियन उच्च भूमि के बीच में स्नेत नदी वहां पर प्रवाहित होती है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? बी आंसर इसमें सही रह जाएगा। स्नेत नदी वहां पे प्रवाहित होती है कोलंबिया पठार के बीच में से। पिनेरीज पर्वत माला है वो सीमा बनाती है, यानी पिनेरीज पर्वत है वो दो देशों के मध्य सीमा बनाता है, दो देशों की भौतिक सीमा है वो बनाता है भौगोलिक, जिसमें फ्रांस और जर्मनी आएगा, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में है, पुर्तगाल व स्पेन के बीच में या स्पेन व फ्रांस के बीच में है। तो बताओ दोस्तों इसमें है वो सही आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा? डी आंसर इसमें सही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? स्पेन और फ्रांस के बीच में यह है। तो पेनेरीज पर्वत कैसा है? ब्लॉक माउंटेन है, होस्ट पर्वत है ब्लॉक माउंटेन, या फिर वलित पर्वत है, ये भी पूछा जा सकता है। तो पेनेरीज पर्वत है क्योंकि इस क्षेत्र में जैसे जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, होस्ट पर्वत है फ्रांस में, तो वो सारे पर्वत ब्लॉक पर्वत है। तो ये कौन सा है? ये है वलित पर्वत। कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत की श्रेणी में यह आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिणी चिली में पाई जाती है, यानी दक्षिणी चिली में कौन सी जलवायु आपको मिलेगी ये आपको बताना है। दक्षिणी चिली में कौन सी जलवायु मिलेगी? चिली की जलवायु महत्वपूर्ण होती है, पूछी जाती है, पर आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है आज तक जो क्वेश्चन आपने देखा होगा चिली में जलवायु पाई जाती है या मध्य चिली में जलवायु पाई जाती है, तो आप उसमें टिक कर देते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु या भूमध्य सागरीय जलवायु। ऐसी जलवायु CS प्रकार की जलवायु, ऐसी जलवायु जिसमें सर्दियों में वर्षा होती है, गर्मी शुष्क रहती है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है दक्षिणी चिली की जलवायु। अब दक्षिणी चिली में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है, उष्ण मानसूनी, भूमध्य सागरीय या पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। तो इसमें आपको आंसर बताना है दक्षिणी चिली में किस तरह की जलवायु है वो पाई जाएगी। तो दक्षिणी चिली में जलवायु पाई जाती है पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। डी आंसर है वो आपका इसमें सही आंसर रहेगा। जब हम मध्य चिली की बात करते हैं कि मध्य चिली में किस तरह की जलवायु पाई जाती है, तो वो जलवायु हो जाएगी भूमध्य सागरीय जलवायु। कौन सी जलवायु? भूमध्य सागरीय जलवायु। जब हम उत्तरी चिली की बात करते हैं, यानी जो चिली उत्तर में स्थित है, उत्तरी भाग चिली का, उसमें कौन सा आ जाएगा? तो उसमें आ जाएगा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु उसमें पाई जाती है। चिली है वो ऐसे फैला हुआ है और इसमें दक्षिणी, मध्य और उत्तरी। तो उत्तरी में ये वाला आ जाएगा, मध्य वाले पोर्शन में भूमध्य सागरीय और दक्षिण वाले में पश्चिमी यूरोपीय जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के लिए ये 23 क्वेश्चन थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो रश्मि जी ने मुझे पूछा था तो उसका भी मैं आपको आंसर दे देता हूं। मैं देख रहा हूं कोई खाली पेज मिल जाए। इसी में बता देते हैं। तो एक क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था कि जो लवणता है ना, लवणता कौन सी जगह पे ज्यादा होगी, है ना, लवणता ज्यादा होगी। तो उसमें जो ऑप्शन थे वो थे ए कर्क व मकर रेखा पर, बी आ जाएगा ध्रुवों पर, सी भूमध्य रेखा पर, या डी है, डी मुझे याद नहीं है। ऐसा लगभग ये दो ऑप्शन तो थे ही थे, ठीक है, भूमध्य रेखा और कर्क व मकर रेखा। मोस्टली क्या होता है, हम क्या सोचते हैं भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा है या सूर्य तप ज्यादा आता है, जिस वजह से क्या होगा वहां पर लवणता ज्यादा पाई जाएगी। क्यों? वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, सही बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, यानी जो हम भेज रहे हैं ऊपर वाष्पीकरण हो रहा है और जो वर्षण के द्वारा हमारे पास आ रहा है, उन दोनों के मध्य अनुपात भी, तो
उन दोनों के मध्य जब अनुपात की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा पर वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, लेकिन वर्षा भी सबसे ज्यादा होती है। और वर्षा जब ज्यादा होती है इसका मतलब क्या है, स्वच्छ जल ज्यादा मिल रहा है। तो स्वच्छ जल हमें जब ज्यादा मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में भूमध्य रेखा पर क्या होगा, लवणता ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्क हुआ मकर रेखा पर, यानी उपोष्ण क्षेत्रों में जहां पर मरुस्थल पाए जाते हैं वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, बादल होते नहीं है ना, बादल होते नहीं है, सूर्य की किरणें सीधे धरातल पर आती है। यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, ज्यादा होता है। सूर्य जो जलवाष्प है वो ऊपर जाती है ना, जलवाष्प ऊपर जाती है, यानी समुद्र से ही जल बनेगा, ठीक है, समुद्र से जल बनकर जलवाष्प ऊपर जाती है, परंतु वर्षा नहीं होती है, वर्षा इतनी नहीं होती है यहाँ पर। और वर्षा ना होने की वजह से समुद्र से जब जल ऊपर गया तो जल ही गया, लवण क्या रह जाते हैं, नीचे रह जाते हैं। लवण जब नीचे रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लवणता ज्यादा पाई जाती है। और जब हम बात करते हैं ध्रुवों की, तो ध्रुवों में क्या होता है, ग्लेशियर से पिघला हुआ स्वच्छ जल हमारे को मिलता रहता है सागरों में, तो इस वजह से वहां पर भी लवणता ज्यादा नहीं पाई जाती। तो लवणता का जो क्रम है वो किस तरह से रहने वाला है, भूमध्य रेखा पर कम पाई जाती है, ठीक है, सापेक्षिक रूप से, ठीक है। फिर यहाँ पर जब हम उपोष्ण की बात करते हैं, ये कौन सा रह जाएगा, भूमध्य रेखा। जब हम उपोष्ण की बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। और ध्रुवों पर सबसे कम पाई जाती है, ध्रुवों पर सबसे कम पाई जाती है। तो इस तरह से हम, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा स्टेप बाय चलता है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिलता है। आपको ये ध्यान में रखना है, भूमध्य रेखा पर लवणता उपोष्ण क्षेत्रों से कम पाई जाती है, और सर्वाधिक जो अगर अक्षांशों के हिसाब से आप देखोगे तो उपोष्ण क्षेत्रों पर लवणता ज्यादा पाई जाती है। वैसे ही जैसे खुले महासागर है अगर, तो वहां पर लवणता कम पाई जाती है। और बंद सागर है, छोटा क्षेत्र झील है, बंद सागर है, तो वहां पर लवणता ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि बंद सागर में जो पानी का मिश्रण है वो कम होता है, जो और बंद की वजह से क्या है, आसपास का धरातल गर्म होता है, इस वजह से वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है। लेकिन जो खुला महासागर है, खुले महासागर में जो मिश्रण है वो आसानी से होता है, इस वजह से वहां पे लवणता कम पाई जाती है। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट है वो पूछा जा सकता है। आई होप बच्चों, दोस्तों, आपको ये क्लास है वो अच्छी लगी होगी। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो भी डाउट है, जो भी आपका समय बचा हुआ है वह, तो उसमें आप अपने जितने भी डाउट हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं हमारे नंबर पर, या फिर आप कमेंट्स में भी हैं वो डाउट भेज सकते हैं। मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। साथ ही आप सभी से सॉरी भी बोलूँगा। इसमें आप जानते हैं थोड़ा सा मेरा जैसे पीएचडी वाला कार्य था वो आ गया था, और एनटीए वालों ने डेट बढ़ा कर उसे ऐसी स्थिति मेरी कर दी थी कि मुझे वो कार्य तो करना ही जरूरी था, और मैं आपकी क्लास है वो चाहते हुए भी नहीं ले पा रहा था। परंतु हमारे पास अभी बहुत समय है, 15 से 20 दिन का समय है, और जो मैराथन क्लास हमें लेनी थी एग्जाम से जस्ट पहले, एक सप्ताह पहले, उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाए। मैंने आपको टॉपिक पहले ही बता दिए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहने वाले हैं यूजीसी नेट वाली एग्जाम के लिए, जो अभी आपके 15 से 23 के बीच में शेड्यूल है। कब लगेगी ये पता नहीं, पर 15 से 23 के बीच में आपकी डेट आएगी। तो उसके लिए जो हमें मैराथन क्लास लेनी है उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएं। जल्द ही हम मैराथन क्लास भी लेंगे, और कंटिन्यू ये क्लासें हैं वो हमारी बनी रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।